आइए आज अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर मूव करता है। अगर Q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर मूव करता है तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, मतलब जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। F प्रोपोर्शनल होता है B के और F प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा V साइन थीटा के। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगता। तो अगर हम इन तीनों को आपस में मिला देंगे तो आ जाएगा F प्रोपोर्शनल QB साइन थीटा। अब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K इंटू QB साइन थीटा। तो एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू 1 पाई जाती है इस सिचुएशन में। तो अगर हम लोग K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू QB साइन थीटा। तो हमारे पास एक फार्मूला हो गया जिससे कि हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वेक्टर F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब इसमें हम लोग जो है तरह तरह से केसेस देख सकते हैं। केस 1, जैसे मान लीजिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें साइन थीटा आ रहा है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तब भी साइन थीटा 0 होगा, F 0 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर 180 होगी तब भी साइन 180 भी 0 होता है, जिससे कि क्या होगा फिर F 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ केस 1 में इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग along the magnetic field then थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा 0 होने की वजह से क्या होता है कि साइन थीटा भी 0 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलांग मूव करेगा तो उसका मोशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। केस 2, अब 180 वाला सिचुएशन लेते हैं। तो 180 वाला सिचुएशन मतलब इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग moving opposite to the magnetic field, then थीटा इज इक्वल टू 180। और थीटा अगर 180 है तब साइन थीटा क्या होता है तब भी 0 होता है। और साइन थीटा 0 होने का मतलब है कि फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में भी पाथ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम केस 3 पर आते हैं। केस 3 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा। तो इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग perpendicular to the magnetic field तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहली बात इस सिचुएशन में क्या होगा कि थीटा 90 डिग्री होगा,
तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, और हम जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी भी, क्योंकि साइन 90 तो 1 ही हो गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको एक डायग्राम बना करके, तो पूरी बात समझ में आएगी। तो मान लेते हैं कि हम जो है इस तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, और इसमें हम मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मूव कराते हैं। तो सपोज दैट कि चार्ज पार्टिकल v जो है v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है, मान लीजिए। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात ये है, जो अभी यहाँ पर बताया गया ये चीज़, कि जो फोर्स लग रहा है वो v क्रॉस b लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि v क्रॉस b के डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सीख चुके हैं, और नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को बता देंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। कि मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर a है, और ये मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर b है। अब हमको क्या करना है कि a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना है। तो a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि हम लोग राइट हैंड को a की ओर फैलाएंगे, राइट हैंड को a की ओर फैलाएंगे और उसको जो है b की ओर मोड़ेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन जो है a क्रॉस b का होता है। तो दाएं हाथ को राइट हैंड को a की ओर फैलाना है और b की ओर मोड़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि थंब जो है हमारा ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह से v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब ये जा रहा था इधर की ओर और फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा, इस तरह से टर्न ले लेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। तो अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर आएगा। तो अब जब इधर फोर्स लगने लगेगा तो ये इधर सीधा न जा करके फिर एक बार मुड़ेगा। अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो फोर्स नीचे की ओर आएगा। फिर ये अब फोर्स नीचे लगने लगा तो ये जो है आगे नहीं जाएगा, इस तरह से घूम के यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई। अब यहाँ चेक करेंगे तो फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से ये फिर से इस तरह से घूम के कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा एक पॉइंट की ओर सेंटर्ड है और ऐसा की ओर सर्कुलर मोशन में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑलवेज centered towards a fixed point thus path is circular। So now radius of circular path तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वहीं सेंटर की ओर लग रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं mv²/r होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, QBV। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ठो v से कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, mv/QB।
तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, एम भी अपान में क्यू बी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वेलोसिटी होना चाहिए ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। हालांकि इस सिचुएशन में तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पर होगा, तो हम उस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अब आइए इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जनरल किसी एंगल पर इंटर करेगा तब क्या सिचुएशन होगा। तो ये अगला केस है हमारा केस 4। तो केस 4 में हम लोग एक जनरल पोजीशन डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा जो एंगल है वो थीटा है। तो भी का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। पीछे अभी हम लोग डिस्कस किए कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो पाथ सर्कुलर जरूर होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कंपोनेंट भी कास थीटा भी है। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज पार्टिकल इतने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलेगा। तो अब इसकी वजह से सर्कुलर होना चाहिए और इसकी वजह से आगे भी बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास दो प्रकार के मोशन हो गए, सर्कुलर मोशन भी हो गया और इसकी वजह से आगे चलने के लिए भी मोशन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को सर्कुलर मोशन भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो इस तरह का होगा। इसको हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं, ऐसे स्प्रिंग की तरह होगा आगे बढ़ते हुए। तो ये हमारा हेलिकल पाथ हो गया और इस चीज को हम लोग कहते हैं पिच। मान लेते हैं इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर एट एन एंगल थीटा देन, अब इस कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन और इस कंपोनेंट की वजह से रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू एम। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा कंपोनेंट है, v साइन थीटा है। तो एम भी साइन थीटा अपान में क्यू बी लेंगे हम लोग। इस तरह से हमको लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, नाउ हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब इसी की वजह से तो सर्कुलर हो रहा है, तो वेलोसिटी हम मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो 2πr हो जाएगा, मतलब एक राउंड घूमने का मतलब है कि सरकमफेरेंस अपान में टी। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2πr अपान में v साइन थीटा। अब हम r की वैल्यू रख देंगे। तो 2π अपान में v साइन थीटा और r का मतलब कितना है, एम भी साइन थीटा अपान में क्यू बी। भी साइन थीटा से टोटल भी साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2πm अपान में क्यू बी, 2πm अपान में क्यू बी। तो अब हम लोग जो है इसका टाइम पीरियड निकाल चुके हैं और रेडियस भी निकाल चुके हैं। पिच निकालने का मतलब क्या है, देखिए पिच किसकी वजह से मिल रहा है, भी कास थीटा की वजह से मिल रहा है। इसी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर भी कर रहा था, इस कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर कर रहा है और इसी की वजह से आगे बढ़ रहा है। तो पिच का मतलब ये हुआ कि एक टाइम पीरियड में कितना आगे जाएगा। तो टाइम हम लोग ये ले लेंगे और वेलोसिटी ले लेंगे भी कास थीटा। तो पिच निकाल लेते हैं। अब देखिए नाउ पिच, तो पिच x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंटू भी कास थीटा। अब टाइम पीरियड 2πm अपान में क्यू बी आया है
एक बार देख लेते हैं। 2 पाई, हाँ सही है, 2 पाई एम अपान में क्यू बी इंटू वी कास थीटा। तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।